शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? सबको पता होगा, शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एजुकेटम से हुई है ना? एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेट, तीन वर्ड थे, यहाँ पे एजुकेटम दिया हुआ है। कौन सा वर्ड था? तीनों के तीनों ही लैटिन वर्ड थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, अच्छा ये वो हो गया है, ऊपर आ गया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेटम शब्द का अर्थ है, एजुकेटम शब्द का अर्थ क्या है? विकास करना, या फिर नेक्स्ट है आगे बढ़ना या अग्रसर करना, या शिक्षित होना, या अंतःकरण का विकास करना। देखो आगे बढ़ना या अग्रसर करना था जो इसका मीनिंग था एजुकेटम का, वो ठीक। नेक्स्ट है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखो यहाँ पर एजुशियर और एजुकेयर दोनों दे रखे हैं, ठीक है। हो सकता है अभी जो हमने थोड़ी देर पहले दिया वो एजुकेटम भी दिया हो, तो ये तीन वर्ड आपको याद रख लेना, एजुशियर, एजुकेयर और एजुकेटम, ठीक है, ये तीनों ही बढ़िया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा जो है वो क्या है? तो शिक्षा क्या है? एक विषय है, नहीं। शिक्षा परीक्षा पास करना है, नहीं। और शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा क्या है, ठीक। ये एक क्वेश्चन पीछे की तरफ चला गया, ये सब में ही हो गया मेरे को लगता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा अध्यापक द्वारा मिलती है, या शिक्षा एक वस्तु है, या शिक्षा अनुभव और ज्ञान है? शिक्षा अनुभव और ज्ञान है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, नहीं। शिक्षा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। शिक्षा जो है इसके ना दो अर्थ होते हैं, वैसे तो तीन अर्थ होते हैं पर मेन अर्थ दो होते हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ, है ना। संकुचित का मतलब होता है छोटा अर्थ, तो छोटे अर्थ का मतलब होता है जो शिक्षा हमें स्कूल में दी जा रही है, जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, वो शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं बस। और व्यापक का मतलब है जितने भी नॉलेज हम दुनिया में आकर के जितनी भी नॉलेज हमने प्राप्त करी है उस सबको हम शिक्षा ही बोलते हैं। जैसे कि हम जब से जन्म लेते हैं जब तक हमारी मृत्यु होती है हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, है ना। तो व्यापक अर्थ में यानी बड़े अर्थ में मतलब होता है कि जब से हम पैदा हुए जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं पर भी अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपनी बहनों से, भाइयों से, अपने जो और भी हमारे दोस्त हैं उनसे, कहीं पर भी हम जा रहे हैं हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उन सबको शिक्षा ही बोलते हैं व्यापक अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि संकुचित अर्थ में तो हम चले जाते कि हाँ चलो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना, ये बिल्कुल शिक्षा का अर्थ है, ठीक है। और उपयुक्त दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है, किस लिए प्रयुक्त होता है? सिखाने के अर्थ में, या विकास करने के अर्थ में, या शिक्षण शिक्षण के अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शिक्षा शिक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, शिक्षा का मतलब यानी सिखाने, बेसिकली इसका भी मतलब सिखाना ही हो गया, है ना। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने बोला है? तो द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला था? एडम्स ने बोला था, है ना। ये तो आपको रट गया होगा, त्रिमुखी जॉन डेवी, द्विमुखी एडम्स, है ना। तो यहाँ पर हम एडम्स जो है उस पर कर देंगे टिक। नेक्स्ट है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने बोला था? जॉन डेवी ने बोला था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन होता है? छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षा के अंग है, शिक्षा के कौन कौन से अंग हैं? शिक्षक, समाज और छात्र तीनों हैं। यहाँ समाज की जगह जैसे मैं बोल रही थी हो सकता है पाठ्यक्रम भी हो, तो आपको दोनों याद रख लेने हैं, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति है, क्या है प्रकृति? शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गतिशील प्रक्रिया भी है और विकास की प्रक्रिया है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की क्या करना? व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करना, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए ना अंतः शक्तियों का विकास करना ये भी करेक्ट है, बाह्य शक्तियों का विकास करना ये भी करेक्ट है ना। बाह्य शक्तियों का तो नहीं, खैर अंतः शक्तियों का विकास करना भी शिक्षा ही होता है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन जो है वो यही है कि बच्चे का सर्वोन्मुखी विकास करना, यानी कि सारे के सारे विकास करना, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है, यानी पूरा जो कार्य है उसको अगर हम एक वर्ड में बताएं तो बच्चे को क्या बनाना है या क्या सिखाना है? नैतिकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है, किसने बोला था? ये वेबस्टर ने बोला है, तो वेबस्टर जो वेबसाइट है वहां पर ये दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो 4 प्रकार हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैयक्तिक उद्देश्य बढ़ावा देते हैं, 4 जो उद्देश्य हैं उनमें से सबसे पहले बात हो रही है वैयक्तिक उद्देश्य की, ठीक है।
जो हमने 4 पढ़े थे, वैयक्तिक पढ़ा था, सामाजिक पढ़ा था और जनतांत्रिक पढ़ा था, है ना, और एक और था, एक और ज्ञानात्मक, है ना। तो ये 4 उद्देश्य थे, उनमें से सबसे पहले हम वैयक्तिक उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वैयक्तिक उद्देश्य जो है वो बढ़ावा देता है, किसको देता है, व्यक्ति को बढ़ावा देता है ना। वैयक्तिक उद्देश्य मतलब व्यक्ति, सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैयक्तिक उद्देश्य को महत्व प्रदान किया था, किसने किया था, रूसो ने किया था, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो व्यक्ति है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था वुडवर्थ ने। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक उद्देश्य के आतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। अब देखो हमारा जो वैयक्तिक उद्देश्य था वो फिनिश हो गया, सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि जो भी बच्चा है उसको समाज के लिए बढ़िया बनाना है, जो सामाजिक उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सामाजिक उद्देश्य के आतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, कहां पर किए जा सकते हैं, कहां पर किए जा सकते हैं, जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों में, ठीक है। वहां पर जो जर्मनी और इटली है वहां पर जो मेन फोकस होता है बच्चे के ऊपर शिक्षा का, वो यही होता है कि समाज के लिए एक बढ़िया व्यक्ति बना सके बच्चे को, ठीक। नेक्स्ट है, सामाजिक कुशलता प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है बागले ने। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पक्ष हैं, ये किसने बोला है, तो ये बोला है मैकाइवर ने। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य, ठीक है। सामाजिक उद्देश्य जो है वो खत्म हो गया, अब हम किस पे आ गए, लोकतांत्रिक उद्देश्य पे आ गए, ठीक है। तो जो लोकतांत्रिक उद्देश्य है वो क्या है, शारीरिक विकास है और चारित्रिक विकास है, दोनों ही है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पार्टा में प्राचीन समय में शिक्षा का जो उद्देश्य होता था वो क्या होता था, स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा होता था। ये बहुत अच्छे से याद करिए ना, क्योंकि ये कई बार और भी पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पार्टा के प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य जो है वो शारीरिक शिक्षा होता था। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारी देश की स्थिति है उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक का निर्माण करना, ये होना चाहिए, है ना। अच्छे नेताओं का नहीं, अच्छे विद्वानों का नहीं, अच्छे वक्ताओं का नहीं, सबसे पहले जरूरी है कि जो भी बच्चा है वो एक बढ़िया नागरिक हो, एक अच्छा नागरिक हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा सच्ची शिक्षा किसके विरुद्ध बीमा होना चाहिए, बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा के किन उद्देश्यों को बल प्रदान करना चाहिए, हमारे देश में किन उद्देश्यों को प्रदान करना चाहिए, वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि व्यक्ति भी बढ़िया हो और समाज के लिए भी वो बढ़िया हो, व्यक्ति अपने लिए भी बढ़िया हो और व्यक्ति समाज के लिए भी बढ़िया हो, ठीक। नेक्स्ट है, शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय कॉलेज में दी जाती है। देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी थोड़ी देर पहले, है ना। मैंने इसकी थ्योरी नहीं बनाई शायद, या अगले वाले में आएगी इसकी थ्योरी, मैंने बनाई है पर अगली क्लास में आएगी, है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बता दिया था वैसे, है ना। संकुचित अर्थ या छोटे अर्थ का मतलब क्या होता है कि जो कॉलेज या स्कूल में दी जा रही है शिक्षा, है ना। और ये यही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो एक निश्चित स्थान यानी कि विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है वो कौन सा अर्थ है, संकुचित अर्थ है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शिक्षा के संकुचित अर्थ में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, देखो विद्यार्थी विद्या लेने के लिए जाएगा, कौन विद्या देगा, शिक्षक देगा, और कहां पर विद्या दी जाएगी, विद्यालय में दी जाएगी, इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित तथ्य जो है वो क्या है, तो पहला है हमारा शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, करेक्ट बात है। शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना और बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना, तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय यही तो करते हैं बच्चे के साथ, है ना। नेक्स्ट है, संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर दिए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो मैकेंजी ने बोला था, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है, किसने बोला है, रेमंड ने बोला है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है वो क्या है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, देखो यहाँ पे आ गया दूसरा, आजीवन चलने वाली। आजीवन चलने का मतलब क्या है, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक शिक्षा चली ही रहती है, ठीक है, तो तब तक शिक्षा चलती ही रहती है ना। तो ये किस अर्थ में बोला गया था, व्यापक अर्थ में यानी बड़े अर्थ में, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है वो क्या है,
तो व्यापक अर्थ का मतलब क्या है, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, यानी जब से हमारा जन्म होगा और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक वो चलता ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्राय जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है, मैकेंजी का है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये किसने बोला है, तो ये बोला है डम्बिल ने। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपने अति व्यापक अर्थ में यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़े अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती है, यानी बच्चे का निर्माण करती हैं। तो ये जो कथन है किसने बोला है, हॉपकिंस ने बोला है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, ये शिक्षा का कौन सा अर्थ है, व्यक्ति को साक्षर बनाने की, तो कौन सा होगा, ये व्यापक अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए इसको स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है, ये कौन सा अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगमरमर के पत्थर। देखो मैंने क्या बोला था, जहां भी संगमरमर आपको दिख जाए वहां पे आप समझ लो एडिशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विद्या विहीन और पशु समान है, किसने बोला है, भर्तृहरि ने बोला था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऊपर, है ना। नेक्स्ट है, सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध यानी कि बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा है, किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम। देखो यहाँ पे तीनों चीजें आ गई, अध्यापक आ गया, विद्यार्थी आ गया और पाठ्यक्रम आ गया। ठीक है, तीन चीज जहां भी आए मतलब किसने बोला है, जॉन डेरी ने। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, है ना, और द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला है, एडम्स ने बोला है, या जॉन एडम्स इनका पूरा नाम है, इन्होंने बोला है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को विशेष ढांचे में ढाला जाता है, ड्रीवर ने बोला था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है, किसने बोला है, ये हर्बर्ट ने बोला है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा विशेष प्रकार का वातावरण है, मैंने क्या बोला था, वातावरण जहां भी आ जाएगा वहां पे आपको कहाँ जाना है, थॉमसन पे जाना है। ठीक है, जहां वातावरण आ जाए मतलब थॉमसन। ठीक, नेक्स्ट है, शिक्षा मानव के शरीर और उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है ना। ये जो पूर्णता प्रदान करने वाला था, कि पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये किसने बोला था, प्लेटो ने बोला है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास करना है, ये किसने बोला है, तो ये पेस्टोलॉजी ने बोला है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ठीक है, ये किसने बोला है, तो ये सुकरात ने बोला था, सोक्रेट इनको इंग्लिश में बोलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा का संबंध। देखो मैंने क्या बोला था, आधुनिक शिक्षा यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, और व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण, तो ये वाली चीज किसने बोली थी, फ्रेंडसन ने। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य शरीर मन आत्मा में है सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास, है ना। तो सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास, ये वाली बात किसने बोली थी, तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता हो, ठीक है, मस्तिष्क की शांति होती हो, बुद्धि का विकास होता हो और मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो सकता हो। 4 स्टेटमेंट हो गई शिक्षा के लिए, किसने बोलेंगे, विवेकानंद ने। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इतना टाइम लगाया था इस वाली चीज में जब हम ऊपर पढ़ा रहे थे, है ना। नेक्स्ट है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, प्लेटो ने बोला है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है, क्या कहा है, कि शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है। करेक्ट बात है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, शारीरिक, यहाँ पे आ जाओ नीचे, शारीरिक। नेक्स्ट क्या है, मानसिक विकास, ये क्या लिख रहा है, मानसिक। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, बौद्धिक विकास, ये क्या लिख रहा है, बौद्धिक विकास। ठीक है, तीनों चीजें बोली, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, और अरस्तु ने बोला था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में दृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। दोबारा से आ गया है, ये अरस्तु ने ही बोला था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करती है। ठीक है, तो नैतिकता वाली जो चीज है, नैतिकता का विकास करती है, किसने बोला था, प्लेटो ने ही बोला था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विकास का पूर्ण विकास है, विकास का भी पूर्ण विकास है, कमेनियस ने बोला था। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर
प्रगति करता है, किसने बोला है, रेमंड ने बोला था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्तिका का पूर्ण विकास है ना, यहाँ पे व्यक्तिका याद रख लेनी है आपको, जिसमें वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके, व्यक्तिका याद रखो यहाँ पे। और ये किसने बोला था, टीपी ने बोला था, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है पेस्टोलॉजी ने, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसने बोला है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था कि शिक्षा संस्थानों में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में नहीं, ये कथन किसका है, तो ये बोला था मुखर्जी ने, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, किसने बोला है, ये जॉन डेवी ने बोला है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षार्थियों को पूर्ण जीवन के उत्तरदायित्व और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, ये विचार किसका है, यानी ये किसने बोला था, भाटिया ने बोला है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, गुड आफ्टरनून चाहत, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह कथन किसका है, शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है, शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके, इसने बोला था, जैक्स ने बोला था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसे सामंजस्य स्थापित करता है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके, परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले और जिससे दोनों का अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके, है ना। स्थायी संतोष वाले पे मैंने जोरदार डाला था यहाँ पे कि स्थायी संतोष याद रखना, बॉसिंग ने बोला था ये, तो हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए हमारा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी भी गई, हम जरा अपना चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गई। ठीक है, क्या हो रहा है, चार्जर भी कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, आज क्या जाएगी बीच में ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण शिक्षक है ना, वातावरण मैंने बोलता वातावरण तो आपको जहां भी दिख जाए आप समझ लो थॉमसन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माता पिता कहते हैं, माता पिता वाली बात जो थी कि उनके बच्चों को सुख शांति मिले जीवन में, धनी व्यक्तियों की तरह वो भी जिए, ये किसने बोला था, तो रस्किन ने बोला था, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दिशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य है। ठीक, ये किसने बोला था, गार्डन ने बोला था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है और यही आधारशिला है, ये किसने बोला था, तो ये बोला है जवाहरलाल नेहरू ने, जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता तो आपको जहां भी दिख जाए समझ लो जवाहरलाल नेहरू ने ही बोली है वो स्टेटमेंट, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है, किसने बोला है, वो टावे ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना मनुष्य, ठीक है, इतना ही स्टेटमेंट आपको इतना ही स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए अगर आपने पढ़ा था पहले अच्छे से, है ना, कि यहाँ पर यही है करेक्ट ऑप्शन, है ना। हेलो गर्ल, तुम्हारा बीएड कब का है, ओके। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलीय राजनीति जैसे किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी, ये कथन है, ये कथन किसका है, ये है पीएन प्रभु का, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, है ना, शिक्षा की पद्धति जो थी वो वैयक्तिक थी, मतलब व्यक्ति जो है वो खुद चुनता था, क्या चुनता था, अपना शिष्य खुद चुनते थे जो गुरु होते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि वो वैयक्तिक थी। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली है, बर्नार्ड मेडल ने बोली है, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाई करना तो आप बाई कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि बालक की ए ऑप्शन है, मानसिक शक्ति का विकास करती है, बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्तित्व का विकास करती है, ये भी करेक्ट है। बालक की पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व है, क्या महत्व है, व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, करेक्ट है। समाज की प्रगति के लिए जरूरी है, करेक्ट है। राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, कि इजरायली जो है वो हमारे देश के भी बाद में उनको अपना कंट्री मिला है ना। और वो देखो कितनी जल्दी उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है ना। ये सब पढ़ाई की वजह से ही तो है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। वैदिक काल में वर्ण कितने हैं, 4 वर्ण हैं। वैदिक काल में उपनयन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो उपनयन जो होता है वो किसका होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबका होता था। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। जैसे मैं बता रही थी सबसे पुराना जो काल है वो वैदिक काल ही है और सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है, तो इसीलिए इनकी लैंग्वेज ही थी संस्कृत, ठीक है। वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, तक्षशिला। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, उच्च शिक्षा कहाँ पर होती थी, गुरुकुल में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर होती थी, घर पर होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नवधा शिक्षण विधि को सिखाया है, किसने सिखाया है, वेदांतीय शिक्षा ने ही सिखाया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार पर संपन्न होती थी, देखो समाप्ति एक तो आएगा आरंभ वाला, जैसे उपनयन संस्कार ऊपर ऑलरेडी आ गया है, उपनयन संस्कार का क्वेश्चन। उपनयन मतलब जो शुरुआत होता है उसको हम उपनयन बोलते हैं, है ना। और जब समाप्ति होती है उसको हम समाप्त वर्तन बोलते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समाप्त वर्तन का अर्थ क्या होता है, तो समाप्त वर्तन में क्या होता है, बच्चा गुरुकुल से घर आता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गृह वापसी बोलेंगे, ठीक है। गुरु के पास जाना नहीं बोलेंगे, गुरु के पास जाना किसको बोलेंगे, उपनयन को बोलेंगे, ठीक है। तो गृह वापसी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार कहां पर था, वैदिक काल में ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था, तो महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था, माता पिता भी और कुल पुरोहित भी। मतलब क्योंकि जो वैदिक काल था ना, सोचो सबसे पुराना काल यही ही है और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों समान थे, हर चीज में समान थे, है ना।
तो यहाँ पर जो पुरुष थे उनको भी घर पर और बाहर गुरुकुल में दोनों जगह पढ़ाई हो रही है, और महिलाओं को भी घर पर भी और बाहर दोनों जगह पढ़ाई हो रही है ना, तो समान थी हर चीज। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी? स्त्री शिक्षा दी ही नहीं जा सकती, ये कौन से काल में पाबंदी थी? बौद्ध काल में। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल में स्त्रियों की शिक्षा शून्य के बराबर थी? तो कहां पर मानेंगे हम? बौद्ध काल में, क्योंकि यहाँ पाबंदी थी स्त्रियों की शिक्षा पर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म जो है उसके जनक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? देखो, बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों चीजें तो शामिल थी। ये पूछा है कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो धर्म शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या है? निर्वाण है। ठीक है, ये तो मैं तभी भी बता रही थी आपको। निर्वाण मतलब सारी की सारी चीजों में पूर्णता प्राप्त कर लेना, उसी को भी निर्वाण बोलते हैं, और यही ही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता था। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो जब मतलब समाप्ति हो गई है और बौद्ध शिक्षा की, तब कौन सा वाला संस्कार होता है? तब होता है उपसंपदा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रवज्जा जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना है ना। प्रवज्जा जो है वहां से शिक्षा स्टार्ट होती थी और उपसंपदा पे खत्म हो जाती थी, है ना। तो प्रवज्जा का मतलब क्या है? बाहर जाना, यानी कि गुरु के साथ बाहर जाना शिक्षा लेने के लिए। नेक्स्ट है, बालक का प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष में होता था? 8 वर्ष में। जब बच्चा 8 वर्ष का होता था तब वो गुरु के साथ जाता था बाहर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, सामने के लिए कितने आदेशों का पालन करना पड़ता था? तो 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो मुस्लिम धर्म के सॉरी यही था ना हमारा स्लाइड। मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। देखो, प्राथमिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसों में। ठीक है, याद रखना है ये बहुत अच्छे से। प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, यहाँ से अब आज की वीडियो में, ये वाली जो वीडियो पढ़ रहे हो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मदरसों में। ठीक है, तो मदरसा का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था, यानी कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में दिया जाता था? फारसी लैंग्वेज में दिया जाता था शिक्षा। ठीक है, नारी शिक्षा का प्रसार केवल शाही और अमीर घरानों में किस काल में प्रचलन में था? ठीक है, देखो यहाँ पे आप शाही पढ़ लोगे ना, तो शाही बेसिकली उर्दू लैंग्वेज है ना। तो आप इसी से ही समझ जाओगे कि जो मुस्लिम काल था उसमें शाही घरानों में केवल नारियों को या स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है, किसने स्त्री शिक्षा के प्रसार के दायित्व को सरकार द्वारा निर्धारित करके साहसिक कार्य किया? किसने किया? वुड के घोषणा पत्र ने। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? वुड के घोषणा पत्र को। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 2011 में 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं थी वो कितनी थी? 940 थी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी एक जगह पर अगर 1000 पुरुष हैं तो वहां महिलाएं 940 है, 60 महिलाएं कम है पुरुषों से। ठीक है, 1951 में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत जो था वो कितना था? पुरुष, देखो पुरुष की बात हो रही है 1951 में, जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश में कितनी खराब कंडीशन थी वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरुष जो है 100 पुरुषों में से केवल 25 के करीब, 25 ही समझ लो, 24.9 है तो 25 ही समझ लो, केवल 25 पुरुष पढ़ पा रहे थे। यानी कि ये समझ लो 1/4 पुरुष ही पढ़ पा रहे थे, 1/4 पुरुष ही पढ़ पा रहे थे, है ना। और अभी अगर हम देखें तो पुरुष तो पढ़ ही लेते हैं, कम से कम 99% तो होगा ही, पुरुष तो हर जगह पढ़ ही रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है 1951 में महिला साक्षरता प्रतिशत जो था वो कितना होगा? तो अब सोचो 24% तो पुरुष ही है ना। तो महिलाओं का तो भाई बुरा ही हाल होगा। तो महिलाएं जो है वो केवल 7.9% यानी कि 8% मान सकते हैं इसको। तो महिलाएं 100 में से केवल 8 महिलाएं ही पढ़ रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1960 में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत था, हमने अभी 51 में देखा, अब 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो 34 हो गया है ना। 25 से 34 हो गया है, तो बहुत बढ़िया कंडीशन में पहुंच गया है। 25 मान लेना उसको ऊपर वाले को, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। 25 से 35 पहुंच गया है 1960 में। और 1960 में अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का कितना था? महिलाओं का 8 था, तो 8 से 13 पहुंच गया है महिलाओं का। ठीक है, इस तरीके से याद रखो।
1971 में, अब 10 साल और ले लो आगे, तो 10 साल बाद 1971 में अगर हम बात करें तो पुरुष जो है उनका स्तर क्या पहुंच गया था, 39 पहुंच गया था। ठीक है, पहले 25 था, उसके बाद 35 और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं 40। ठीक है, तो 35 से 40% पहुंच गया, क्योंकि इसको हम 40 मान सकते हैं, मोटा मोटा 40 नहीं मान सकते, अगर यहाँ पे 5 होता तो 40 मान सकते थे, है ना, 39.4 ही मानेंगे इसको, 39.45 था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1971 में महिला साक्षरता का जो प्रतिशत था वो कितना था, तो महिला साक्षरता जो थी ये कितनी थी, 18%। ठीक है, तो ये 13 से 18 पहुंच गई है और इसको 19 मानेंगे क्योंकि 18.6 है ना, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है। चलो नेक्स्ट है 1981 में पुरुष साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितना था, तो 1981 में कितना पहुंच गया है, 46.74%। ठीक है, इनको एक जगह पे देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको, ऐसे टेबल बना लेना। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनानी है आपको, एक जगह बना लेना ताकि आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, है ना। यहाँ पे 3 खाने बनाने हैं इसके, ठीक है, 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे तो लिख लो वर्ष, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो वर्ष, यहाँ पे आप लिख लो पुरुष, है ना, अब मैं माउस से पढ़ा रही हूँ तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, और यहाँ पे लिख लो आप स्त्री। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्त्री, है ना। यहाँ पे सन लिखो, 51 से स्टार्ट करा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिखो, बस 1900 लिखना ही नहीं है, 50 लिखो, यानी 1950 में कितना था, पुरुष का लिख लो, महिला का लिख लो। ठीक है, तो उसके बाद 1960 में पुरुष का लिख लो, महिला का लिख लो, 1970 में पुरुष का लिख लो, महिला का लिख लो, 1980 में पुरुष का लिख लो, महिला का लिख लो। यहाँ छोटी सी टेबल में आपको जरा सी देर में सारा का सारा एनालिसिस हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब पता चल जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको कहीं पर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है 1981 में महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया, तो 28 हो गया। ठीक है, बहुत सही पहुंच गया है ना, देखो 18 से सीधा 28 पहुंच गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पहुंच गया। नेक्स्ट है 2001 में पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है, 75%। ठीक है, देखो कहां से कहां पे आ गए हम, है ना, 1/4 थे। ठीक है, और 1/4 से लेकर के और हम कहां तक आ गए, 75%। प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, प्रशासन संबंधी समस्या है, बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय संबंधी समस्या भी है, शिक्षा में अर्थव्यवस्था की समस्या भी है, सारी की सारी है, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या जो है वो क्या है, अपव्यय की और अवरोधन की, है ना। ये जैसे मैं बता रही थी स्कूल में या तो एडमिशन करवा लिया और जा नहीं रहे हैं, या तो एडमिशन ही नहीं करवाया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों जो है वो समस्या है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन का कारण है। अपव्यय और अवरोधन का कारण क्या है, एक अध्यापकीय विद्यालय यानी एक टीचर है सिर्फ स्कूल में, या साधनहीन विद्यालय है यानी वहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए चीजें नहीं है, या विद्यालय भवनों का अभाव है। तीनों चीजें करेक्ट है ना, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई। ठीक है, तो यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो कब प्रारंभ की गई, 1975 में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने सबसे पहले अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी, कौन सा देश था, स्वीडन था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया, किसने दिया, हीन समिति ने ध्यान दिया, है ना, इन्होंने ही सबसे पहले बोला था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर शुरू की गई, किस स्तर पर शुरू की गई, प्राथमिक स्तर पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग के अनुसार किन कक्षाओं को प्राथमिक कक्षा माना गया, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बोलते हैं, वैसे भी अभी भी बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य कठिनाई जो है वो क्या है, तो मुख्य कठिनाई है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा किस अधिकारी के नियंत्रण में होती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया, सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वो है बेसिकली, है ना, इंटरवेंशन। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने करी है, एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और यही ही बनाता है पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी ही तो बनाता है, पाठ्यक्रम और पुस्तकें दोनों चीजें एनसीईआरटी ही बनाता है। तो ऑब्वियसली कौन करेगा, पुस्तक या पाठ्यक्रम में त्रुटियां हैं उनको ठीक करो, कौन सिफारिश करेगा, एनसीईआरटी करेगा। जब इसको परमिशन मिल जाएगी तो ये त्रुटियों को ठीक कर देगा।
ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश जो है वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी सिफारिश इन्होंने करी थी। तो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, ठीक है। और राष्ट्रव्यापी का मतलब क्या है, जैसे कि पूरे कंट्री में एक जैसा ही हो। जैसे इन्होंने ये भी बोला था 75% सेम सिलेबस होना चाहिए पूरी कंट्री का। 25% राज्य वाइज अलग हो सकता है, जैसे यूपी का 25% अलग है, उन्होंने यूपी की बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं। राजस्थान का 25% अलग है ना। और भी अगर देखें महाराष्ट्र का 25% अलग है, तो 25% अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, 75% सेम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, ये भी इन्होंने बोला था। और पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, ये भी इन्होंने बोला था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया, किसने कार्य किया था, कोठारी आयोग ने किया था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में कौन कौन सी थी, ठीक है। यानी कोठारी आयोग जो था उसने कौन कौन सी सिफारिशें करी थी। तो इन्होंने जनसंख्या शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करी, गौण शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करी, पर्यावरण शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करी। जो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, देखो क्रिएटिव एक्टिविटीज जब बच्चे से कराते हैं तो बच्चा भी क्रिएटिव बनेगा। और मेन जो चीज है इंटेलिजेंट बनाने की या आईक्यू बढ़ाने की, वो क्रिएटिविटी लाना ही है ना। तो इन्होंने सृजनात्मकता क्रियाओं के बारे में बात करी थी, यानी बच्चों से क्रिएटिव एक्टिविटीज करवाओ, उनके थ्रू पढ़ाओ, ठीक। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का दोष जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा जो है वहां पर जो टेक्स्ट बुक है उनके हिसाब से सही नहीं थी, ये भी है। करेक्ट प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बीएड तो थे नहीं, है ना। अभी तो बच्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है आपको, कौन से कितने एज का बच्चा किस लेवल का होगा, आपको उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। अभी आपको सारी नॉलेज होती है जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो बच्चे को, है ना। पहले तो ये होता नहीं था। तो उसको बोल रहे हैं प्रशिक्षित अध्यापक, ऐसे नहीं बोल रहे कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। पढ़ाई हो सकता है पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जैसा कि इन्होंने बोला था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है कि उसको बच्चे का पता हो, कि बच्चा जो है मतलब बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजी पता हो टीचर को, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव, उसी चीज के बारे में ही बात हो रही है। और नेक्स्ट है नीरस पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम जो है वो बोर है, तो बोरिंग है, तो बच्चे जो है उससे बोर हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है, ये किसने बोला था। तो सैयदेन ने बोला था, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है। आत्मनिर्भर बनना, बिल्कुल करेक्ट है। व्यवसायिक क्षमता बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संघ ने संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया, यानी उच्च प्राथमिक के लिए तो स्टार्ट ही हुआ था ये, है ना। पर 1992 में इसको उच्च प्राथमिक के लिए भी कर दिया गया कि उच्च प्राथमिक जो है वहां पर भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का संबंध जो है वो किससे है, कक्षा 5 तक की पढ़ाई के लिए है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या पर खोलने का प्रावधान है, 300 जनसंख्या पर, 300 बच्चे हैं वहां पर प्राथमिक विद्यालय खुलेगा, ठीक है। और कितनी दूरी पर खुलेगा, 1 किलोमीटर दूरी पर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की है। नगरों में नगर पालिकाएं और देहातों में जिला बोर्ड प्रबंध करते हैं इसका, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया, तो माध्यमिक शिक्षा का किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना, करेक्ट है। जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना और नेतृत्व का विकास करना, ठीक है। क्योंकि जैसे कि बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा जो होती है वही ही बेस होती है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा की समस्या जो है वो क्या है, तो आर्थिक समस्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उद्देश्यहीनता है, ये भी करेक्ट है। और निर्देशन का अभाव, तो ये सारी समस्या है जिनको सुधारना चाहिए सरकार को, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए मुतालियर आयोग का सुझाव है। देखो माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे सुझाव कौन देगा, मुतालियर आयोग देगा, है ना, क्योंकि यही ही माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ठीक है। तो इनके सुझाव जो है वो कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम को यथासंभव लचीला बनाया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के आधार पर हो और पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार हो, सारी चीजें बढ़िया है, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बहु प्रयोजनीकरण का अभाव है, ये किसने कहा है, मुतालियर आयोग ने ही कहा है, क्योंकि जितनी भी माध्यमिक शिक्षा की बात होंगी वो यही ही बोलेंगे। कोठारी आयोग भी बोल सकता है क्योंकि उसने सारी शिक्षाओं के बारे में बात करी है ना।
नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा में छात्र अनुशासनहीनता को दूर करने के जो सुझाव हैं वो क्या क्या हैं। तो छात्रों को अनुशासन का महत्व समझाकर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न की जाए, करेक्ट है। छात्रों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से रोका जाए, बिल्कुल करेक्ट है ना। जो छात्र हैं उनको राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना। उनको अभी जो उनका काम है वो करना चाहिए अभी, है ना। यानी कि अभी उनका क्या काम है, अभी उनका काम है कि वो पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे नागरिक बने, है ना। आगे जाकर उन्हें राजनीति करना ही है, मतलब राजनीति में पढ़ना ही है कि कौन देश के लिए बढ़िया है, कौन गलत है ना। वो आगे जाके कर ले, अभी जो उनका काम है अभी उनको वही करना चाहिए, यही ही सही चीज है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा कामुक गीतों और चलचित्रों पर कठोरता से प्रतिबंध लगा दिया जाए, है ना। कि जो सरकार के द्वारा कामुक गीत और चलचित्र बन रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो ये भी होना चाहिए, है ना। कि जो भी बेसिकली आजकल तो बहुत ज्यादा अश्लीलता फैली हुई है, अगर हम देखेंगे तो चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो चाहे कुछ भी ले लो, है ना। तो गलत चीज है ये। और जितने भी ये चल रहे हैं क्या बोलते हैं इनको, अमेजोन प्राइम हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, यहाँ पर भी हदें पार हो रखी है हर चीज की, है ना। तो वो मतलब होना चाहिए, एंटरटेनमेंट जरूरी है पर एक लिमिट में होनी चाहिए सारी चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, शिक्षा विधान के अनुसार। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभाजित है, कितने स्तरों में विभाजित है, 3 स्तरों में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है राज्य में माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार जो है वो कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी है ये, ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में उप निदेशकों की कितनी कोटि है, ठीक है। तो कितनी कोटि है, 6 कोटि है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है, केवल 3 वर्ष का होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट मांगता है, किससे रिपोर्ट मांगता है, किसी माध्यमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए। अच्छा, अगर कोई माध्यमिक विद्यालय खोलना चाह रहा है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट किससे मांगेगा, शिक्षा निदेशक से मांगेगा। बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है किसके द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, कौन करता है, उपजिला विद्यालय निरीक्षक करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1955 में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव नहीं दिया, कौन सा सुझाव नहीं था, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता हो, ये तो करेक्ट बात है, अच्छी चीज है, ये तो था। पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित हो, ये भी था। पाठ्यक्रम एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है, ये चीज गलत है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें यही ही देखना है कि गलत चीज कौन सी है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बालिकाओं का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, तो बालिकाओं का पाठ्यक्रम जो है वो कुछ समान कुछ भिन्न होना चाहिए, ये हम कल भी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा यानी आरटीई अधिनियम जो है, आरटीई एलिमेंट्री एजुकेशन, आरटीई विच क्लास इज मेंशन्ड इन एक्ट, कौन सी क्लास का उल्लेख है इसमें, कक्षा 6 से कक्षा 8। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में कौन सी योजना शुरू करी गई थी, RMSA, ठीक है। तो RMSA जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा संस्थान आता है, कौन सा शिक्षा संस्थान आएगा यहाँ पर, देखो पहला जो ऑप्शन है वो है क्राफ्ट पॉलिटेक्निक है ये, है ना, तो ये भी करेक्ट है। बीटीसी नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा, बीटीसी प्राथमिक शिक्षा के लिए आता है। इंटर कॉलेज जो है वो भी आएगा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, यानी हमारा ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बीटीसी का तो सबको पता होगा प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है ना। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथों में किस अध्यादेश द्वारा लिया था, तो 10 जुलाई 1972 में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है किसी भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की अनुदान राशि प्रभावित हो सकती है यदि क्या किया जाए, यदि उसके अध्यापक सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, करेक्ट है। आय व्यय का विवरण शिक्षा विभाग को ना भेजा जाए, ये भी करेक्ट है। बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल निश्चित स्तर तक नहीं रहता हो, ये भी करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा को ही कहा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब आई थी, 1600 में आई थी,
भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः कब स्वीकार किया गया था? तो 1935 में किया गया था। हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये सबको पता होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की सूची कितनी है? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्य किस सूची में है? केंद्र सरकार के किसमें होंगे? संघ सूची में होंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बताना जरा, रिवीजन क्लास से करती हो आप या मॉडल से? अच्छा, किसी और से बात हो रही है, ओके, है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय का विभाग जो है, अरे माउस में क्या हो जाता है आज। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय का विभाग है, कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा होगा? जो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, है ना। देखो शिक्षा से रिलेटेड ही है ये सारी चीजें, साहित्य, ललित कला, मनोरंजन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। छात्रवृत्ति और भाषा विज्ञान विभाग, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड चीजें होंगी सारी की सारी शिक्षा मंत्रालय का विभाग होंगी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संघ सूची किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में है 66 विषय, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में है 16 विषय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में शामिल जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं? जो 16 विषय हमने अभी पढ़े थे, तो 16 विषय जो हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, व्यवसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति और कानून बनाने का अधिकार किस सरकार का है? ठीक है, जैसे मैं बता रही थी कि जो समवर्ती सूची होती है वो दोनों की होती है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? दोनों का होगा, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है, किसने बोला था? ये छागला ने बोला था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल अधिकार के कितने भाग हैं? टोटल 4 भाग हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं? 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, सारे सही हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा पर पत्र कब दिया था? तो 1959 की बैठक में दिया था। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों ने बाल अधिकारों पर अपनी पूरी सहमति दी थी, कब दी थी? 20 नवंबर 1989 को, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकारों के पत्र घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया था? 1992 को, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार के इस घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु थे वो क्या क्या थे? तो बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण यानी कि उनका वो हो जाना चाहिए, रजिस्टर में नाम लिख जाना चाहिए सरकार के में, करेक्ट है। और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, करेक्ट है। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम तथा पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है, करेक्ट है। बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र जो है उसको कानून बनाना चाहिए, करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है? शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र और राज्य सरकार दोनों वहन करेंगे, यानी दोनों जो है वो शिक्षा पर जितने भी पैसे खर्च होते हैं दोनों सरकारें देंगी, करेक्ट है ना। इसीलिए जो शिक्षा है वो दोनों का वो है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंदर आता है जो शिक्षा है वो। ठीक, शिक्षा का विषय। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय पर प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा, करेक्ट है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग कराने और निष्कासन एवं कारावास पर रोक होगी, ये भी करेक्ट है ना। जैसे बच्चे जो है उनको शारीरिक दंड नहीं दे सकते, जैसे मारपीट जो होती है, या नामांकन के लिए यानी जब भी एडमिशन देना है तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रणाली नहीं होगी। ये बच्चों की बात हो रही है जो बच्चों का प्राथमिक कक्षा में एडमिशन हो रहा है उनकी, तो उनके लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो अभी भी प्राइवेट स्कूल है वहां पर स्क्रीनिंग के थ्रू ही होते हैं एडमिशन, है ना। नेक्स्ट है विद्यालय, नेक्स्ट है निष्कासन और कारावास पर रोक, यानी बच्चों को निकाला नहीं जाएगा स्कूल से, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया है तो उनको जेल भी नहीं करवाई जाएगी, करेक्ट है सारी चीजें, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में। इस आयु वर्ग के बच्चे सबसे अधिक शोषण तथा दुर्व्यवहार के शिकार पाए गए हैं, 5 से 12 वर्ष के बच्चे, है ना। अब देखो इसका भी रीजन है, 5 साल से छोटे होंगे बच्चे
तो उसका कोई शोषण नहीं करेगा या उससे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा होगा, बहुत छोटा है ना, और उतने छोटे बच्चे से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, है ना। और जो 12 साल से बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो वो बच्चा नहीं रहेगा, अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे वो आपको 10 खरी खोटी सुना के चला जाएगा, है ना। जो बहुत ज्यादा वैसे बच्चे होते हैं, है ना, हम मान सकते हैं बहुत ज्यादा सौम्य बच्चे हैं, वो कौन से हैं, 5 से 12 वर्ष के हैं, जिनका की सबसे ज्यादा शोषण होता है, ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे भी नहीं है कि उनको क्यूट माना जाए और इतने बड़े भी नहीं है कि वो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा पाए, ठीक है। नेक्स्ट है बाल शोषण में शामिल है। बाल शोषण जो होता है वो किस किस तरीके का हो सकता है, यौन शोषण हो सकता है, शारीरिक शोषण हो सकता है, भावनात्मक शोषण हो सकता है, सारे शोषण हो सकते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल संरक्षण आयोग का दायित्व जो है वो क्या है, यानी बच्चों को जो बचाता है उस आयोग का दायित्व क्या है, किस विधि के अधीन बच्चे के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाए गए उपायों की निगरानी और जांच करना, उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी और अश्लील साहित्य से प्रभावित बच्चों की खुशी के अधिकार को कम करती हैं, संकटग्रस्त, वंचित और हाशिए पर खड़े बच्चे जो बिना परिवार के रहते हैं उनके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना, सारी चीजें सही है ना, अब आप इतना तो समझते ही हो। नेक्स्ट है भारतीय सरकार ने बच्चों को बाल मजदूरी की समस्या से निजात दिलाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन जो है वो कब किया था, 1979 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल मजदूरी से निजात दिलाने के लिए बनी गुरुपाद स्वामी समिति का सुझाव क्या था, खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, जो खतरनाक क्षेत्र है ना। नेक्स्ट है अन्य क्षेत्र में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए, यानी अगर कार्य करवा भी रहे हैं तो उसमें सुधार लाया जाना चाहिए। कार्यरत बच्चों की समस्या को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाई जानी चाहिए, सारी चीजें करेक्ट है, यानी यहाँ पर भी डी ऑप्शन जो है वही ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम को कब लागू किया गया था, 1986 में, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाल मजदूरी के जो कारण है वो क्या क्या है, यानी बच्चे जो है वो क्यों मजदूरी करते हैं, उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है, ठीक है, माता पिता की स्कूल की अपेक्षा काम पर भेजने की इच्छा होती है, या परिवारों के भरण पोषण का एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अब यहाँ पे शोषण आप शारीरिक शोषण से मत ले लेना, ठीक है, या यौन शोषण से मत ले लेना, आसानी से शोषण किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है बेशक वो बड़े के बराबर काम कर रहा है, लेकिन क्या उसको बड़े के बराबर पैसा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये आर्थिक शोषण की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि जो बाल मजदूरी है वो क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो भी मालिक है ना, वो बड़े की जगह बच्चे को लेना चाहेगा, क्योंकि बच्चे पे काम बड़े से भी ज्यादा करवाएगा लेकिन उसको पैसे कम देगा, है ना, तो ये भी करेक्ट है। और माता पिता जो होते हैं कभी कभी जैसे जो गरीब घर वाले होते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको बताओ ये जरूरी है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें, या ये जरूरी है कि घर में एटलीस्ट 2 रोटी आ जाए, है ना, तो ज्यादा जरूरी क्या है, खाना ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए वो बच्चा जो है उसको काम पर भेजने की इच्छा उनकी ज्यादा होती है कि अभी घर में पहले रोटी जरूरी है ना। और परिवार के भरण पोषण का अगर एकमात्र सहारा बच्चा ही है, यानी केवल बच्चा ही है जो काम पर जा सकता है और कोई नहीं जा सकता है, तो ये भी स्थिति हो सकती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 37 से 51 तक आते हैं, जो हमारा पार्ट 4 था, है ना। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन का मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना, 86 में, ठीक है, 86 में जो संशोधन हुआ था उसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बना दिया गया, है ना। जो हमारा 21A करके आता है ना, जो 21A है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, और ये जो 21A है ये आया कब था, ये आया था जो हमारा 86वां संशोधन हुआ था उसमें, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षा संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य हैं वो तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं, अच्छा, जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन से संशोधन में हुए हैं, मूल कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पे, मूल अधिकार की बात नहीं हो रही है ना। मूल कर्तव्य जो ऐड हुए थे वो कौन से संशोधन में हुए हैं, 86वां संशोधन जब हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या भारतीय संविधान का, तब। बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन कौन से हैं, तो देखो 14 भी है और 15 भी है और 21 भी है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन कौन से हैं, 41 भी है, 45 भी है, 46 भी है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है वो क्या क्या है, तो मौलिक अधिकार देखो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है,
यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समानता मूल अधिकार के अंतर्गत समानताएं प्रदान करी गई हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव का अंत और सरकारी नौकरियों में समानता सभी हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी सकती है? दी गई है कि आप कहीं पर भी स्पीच दे सकते हो, अपनी बात बोल सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो और जुलूस निकाल सकते हो। संघ और समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता है, यानी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना 4 लोगों को मिला करके, 10 लोगों को, 20 लोगों को मिला करके मैं अपना एक संघ बना लूं, उसकी भी स्वतंत्रता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे एबीवीपी जो है वो भी मतलब उसको भी बनाने की स्वतंत्रता है ना, आप एबीवीपी बना सकते हो, है ना, तो वही ही है ये। नेक्स्ट है मूल संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त थे? तो मूल संविधान में कितने थे, यानी जो संविधान जब बना था तब कितने थे? 7 थे, और अभी कितने हैं? 6 हैं। ठीक, संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था यही ही था 7वां अधिकार, है ना, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। कौन सा वाला संशोधन था ये? तो 44वां संशोधन था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? अभी कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल है, क्या क्या शामिल है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण करेक्ट है, परमादेश और प्रतिषेध, तीनों चीजें शामिल है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो मूल अधिकार अभी हमने 6 पढ़े थे उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी वो लिए जा सकते हैं आपसे। किस केस में? आपातकालीन यानी इमरजेंसी के केस में। संविधान में संशोधन करके भी करे जा सकते हैं, और सेना में अनुशासन बनाए रखने की स्थिति में भी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो 86वां संविधान संशोधन था वो कब से शिक्षा के अधिकार के माध्यम से पहचाना जाने लगा? कब से? 2002 से, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 2002 है ना, इसी में ही ऐड हुआ है जो हमारा 21A है ना, 21A जो बोलता है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये राज्य सरकार का काम है, ये 21A ही बोलता है। ठीक, और सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है? कौन करता है? यानी कि बच्चों से काम नहीं करवा सकते जो 14 साल से कम उम्र के हैं, तो फैक्ट्री कानून 1948। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी धारा जो है वो नहीं है, तो कौन सी धारा नहीं है? धारा 20 नहीं है, बाकी सारी की सारी है। नेक्स्ट है महिला पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लगती है? अगर महिला को आपने थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, तो कौन सी धारा लगेगी? इसीलिए अपनी बहन पे आज के बाद हाथ मत उठाइएगा, ठीक है, वरना तो वो आप पर धारा 323 लगवा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर आप लड़कियां जितनी भी हैं यहाँ पर वो भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका भाई आपके ऊपर हाथ उठाता है तो आपको धारा 323 लगवा देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाता है? ठीक है, तो किसमें मांगा जाता है? जो महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाता है, धारा 406। समानता के अधिकार को संविधान में किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया है? समानता के अधिकार को, ठीक है, तो अनुच्छेद 14, 15, 23 और 29 ये सारे के सारे हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानता के अधिकार में 14, 15 तो आएंगे ही, है ना, ये तो आपको पता ही है, 12 से लेकर के 15 तक तो है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री और पुरुष जो है वो समान है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये है कि स्त्री पुरुष जो है वो दोनों समान है। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 15 में, है ना, अनुच्छेद पढ़ा था ना कि किसी भी व्यक्ति से उसके लिंग, उसकी जाति, उसके रंग रूप के हिसाब से आप उससे असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना, ये आपने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है धर्म, जाति, लिंग, ये यही ही है, अनुच्छेद 15 ही है ना। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो किसी के धर्म के ऊपर या किसी की जाति के ऊपर या किसी के लिंग के ऊपर या किसी के जन्म स्थान के ऊपर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में ही दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि वो कानून बना सकते हैं महिलाओं से रिलेटेड, तो अनुच्छेद 15 का तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष को समान अवसर प्राप्त है?
यानी अवसर का मतलब है कि उनको जो भी जॉब्स वगैरह हैं वो समान रूप से मिलेंगी। तो अनुच्छेद 16 जो है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान, अब देखो यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर है समान अवसर, है ना। अगर आपको इतना भी पता है ना कि जो समानता का अधिकार है वो कितने से कितने अनुच्छेद है ना, तो आपको तब भी आप आराम से कर लोगे यहाँ पर, है ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 16 ही तो दे, 12, 13, 14, 15, 16, है ना। ये 5 अनुच्छेद थे ना समानता के अधिकार, तो देखो 12 से 16 थे ना, तो 12 से 16 में यहाँ पर सिर्फ 16 जो है यही तो मेल खा रहा है। तो इवन अगर आपको एग्जैक्ट भी नहीं पता ना कि 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा या 16 होगा, तो भी आप आराम से कर दोगे। बस आपको पता होना चाहिए समानता के अधिकार जो है वो 12 से 16 तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने का प्रावधान है, अधिनियम 17 में है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकती है, यानी कहीं भी आ जा सकती है। तो अनुच्छेद 19 में है ये। किस अनुच्छेद में महिला को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है। तो अनुच्छेद 23 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है, ठीक है। तो किसमें है, ये है हमारा 25, 45 और 21 याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जरूरी है वो 25 ही है, 45 और जो 21 है वो दिए नहीं हुए हैं, ठीक। अच्छा जो सिलेबस में है वो तो कराया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ना, जो सिलेबस में है वो तो कराया ही जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 28(1) जो है वो क्या है। तो राज्य द्वारा देखो जैसे मैं बता रही थी कि अगर आप अपना कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उसमें कोई रोका टोकी नहीं है। लेकिन जो भी राज्य का स्कूल है आप उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। तो ये 28(1) जो है वो यही ही है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यही ही बोलता है आर्टिकल 28(1), ठीक है। नेक्स्ट किस अनुच्छेद में लिखा है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 28(1) ही है ये। कहां पर है 28(1), यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है यह किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के निवासियों को किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है ना। ये जो हमारा संस्कृति वाला जो था अधिकार ये उसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये कौन से वाले में है, ये है हमारा 29(1) में। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यह किस धारा में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यह 29(2) में। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट संविधान की किस धारा में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो किसमें करी गई है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, 29(2) में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब क्या है, सबके लिए शिक्षा, है ना। यानी सबको शिक्षा समान रूप से मिलेगी, किसी भी रंग, रूप, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा के लिए, है ना। ये धारा 29(2) में ही है। नेक्स्ट यह किस अनुच्छेद में लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार हुआ है, यानी कि वो खोल सकते हैं अगर अपने धर्म का स्कूल खोलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अपनी भाषा का स्कूल खोलना चाहते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 में है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किस अनुच्छेद में लिखा है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध हैं, ठीक है। ये कहां पर है, ये है अनुच्छेद 30(2) में। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये किस धारा में मिलता है, ये 30(2) में मिलता है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा 30(2) जो है वो है सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में महिलाओं को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का अधिकार जो है वो प्राप्त है, ये अनुच्छेद 39। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध है। प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है, जब जो एक महिला है वो बच्चे को जन्म देती है उसको हम बोलते हैं प्रसूति, ठीक है। तो प्रसूति सहायता जो है वो कहां पर उपलब्ध है, अनुच्छेद 39 में। इसी के अंतर्गत ही सरकारी जो अस्पताल हैं वो खोले गए हैं जहां पर की जो महिलाएं हैं वो
फ्री में ही प्रसूति करा सकती है, यानी बच्चे का जन्म करवा सकती है। नेक्स्ट है, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्वर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो कहां पर मिलता है? धारा 30(2). अच्छा, ये तो राज्य का कर्तव्य है, ये वाला है ना। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 21A मूल रूप से अनुच्छेद है किसका है? ये तो आपको पता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये दो आर्टिकल बोलते हैं, एक 21A और एक 45। तो 21A जो है वो किसका रूप होगा? अनुच्छेद 45 का। ठीक है, जो 21A है ना, ये तो बाद में बना है, 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ है ना, उसमें 21A बना है। कभी भी ऐसे करके भी क्वेश्चन आए कि 21A जो है ये कब बना है? तो 2002 में संविधान में 86वां संशोधन हुआ था, उसमें 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है ये आज का। शिक्षा के अधिकार को जन्म सिद्धि मानते हुए यह संविधान की किस धारा में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक या बालिका के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान करेगी। ठीक है, तो जहां भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आ जाए वहां आपको दो ही याद रखने हैं, एक याद रखना है 21A और एक याद रखना है आपको 45। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, लगा दो इस पे। ठीक, नेक्स्ट है, 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ पर भी क्या लिखा है? 45 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम किस पे चले जाएंगे? 45 जो है इस पर चले जाएंगे। ठीक है, ये है संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है ना। तो दो धारा आपको याद रखनी है, 21A आ जाए, है ना। गुड इवनिंग संजीव, वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो 21A और 45 ये दोनों ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इन दोनों ही धाराओं में, है ना। तो 45 किससे संबंधित है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 साल के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का प्रतीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे ना दो आ रही है ना, एक तो आ रहा है 45, एक आ रहा है 21। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि कौन सा लगाएं। अब देखो आपको क्या याद रखना है, ये दोनों ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित हैं दोनों ही। ठीक है, पर जहां पर दोनों आ जाए ना, वहां पे आपको देखो क्या याद रखना है, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है बस। जो 45 है ना, ये तो संबंधित है कि बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, 45 तो इससे रिलेटेड है। ये तो जब बना था ना, वो संविधान बना था, ये तो बहुत टाइम पहले से ही है ना 45 तो। पर जो 21 है या 21A है, ये कब बना था? तो 21A जो है, ये वैसे 21 है तो 21 तो गलत ही होगा, लेकिन मैं इसके लिए बता रही हूँ, अगर वहां पर 21A भी दिया हुआ है ना, 21 तो है ही नहीं, मतलब 21 इससे रिलेटेड नहीं है, पर अगर सपोज करो यहाँ पे 21A भी दिया होता तब आप क्या करते, है ना। तो जो 21A जो है हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद, ये 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ था संविधान का, ये तब ऐड करा गया था जो 21A है ना। तो 21A यहाँ पर क्यों नहीं होगा उसका मैं रीजन बता देती हूँ। 21A जो है ना, उसका मतलब है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा है उसका पूरा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर होगी? राज्य पर होगी, है ना। तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों का जो पूरा जिम्मा होगा उनकी निःशुल्क और उनकी सार्वभौमिक शिक्षा का, वो राज्य का जिम्मा है। ठीक है, मतलब वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पर हम 21A पर जाएंगे, वो भी 21 नहीं है, 21A है। ठीक है, 21A याद रखना है आपको। तो यहाँ पर भी ये 21 दिया हुआ है, 21A तो दिया नहीं हुआ, तो वैसे भी ये गलत ही, आपको ये पता ही होगा कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 21A भी आ जाता तभी भी यहाँ पे 45 ही सही होता, है ना, क्योंकि दिया हुआ है ये 45 में ही। लेकिन अगर दिया हो कि राज्य का जिम्मा है ये हम कब मानेंगे? तो 21A जब होगा तो उसको मानेंगे कि अगर राज्य के ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है तब। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। ये कहां पर है? तो देखो ये
सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा, है ना। तो ये कहां पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 45 में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है यही ही करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि मैंने शायद उल्टा कर दिया ये, है ना। अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि राज्य जो है वो चेष्टा करेगा, और अनुच्छेद 21 तो जहां पे दिया हो वहां पे जाओ ही मत, क्योंकि 21A जो है वो करेक्ट आंसर होता है ना। तो 21A जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास जो है वो लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार का, यानी सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी काउंसिल का। महिलाओं के लिए शिक्षा एवं धन संबंधी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये अनुच्छेद 46 हो जाएगा। इस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य जनता के निर्बल विभागों विशेषतः अनुसूचित जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। यह अनुच्छेद 46 में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष को समान मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार किसको बोलते हैं, जो वोट देने जाते हैं ना, तो अभी महिला और पुरुष उनको समान अधिकार है वोट देने से रिलेटेड। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, 325 में दिया हुआ है। देखो जितने भी चुनाव से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना वो 300 के बाद ही होंगे, इतना तो आप याद रख लो, है ना। तो इतना भी याद कर लोगे तो भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव के जितने भी अनुच्छेद हैं वो कहां पर दिए हुए हैं, 300 के बाद ही दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये 338 में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ना एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो आ रहे हैं ना ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको एक एक बारी पढ़ के चले जाना, पर जो पहले आए हैं, है ना, यानी जो भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या महिलाओं से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासक तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। ये जो चीज है किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, 339 में लिखी हुई है। तो बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं को ग्रामीण और नगरीय स्वायत्त संस्थाओं में 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? ठीक है, तो 73वां और 74वां दोनों ही जो है उनमें था कि जो भी संस्थाएं हैं जो मतलब बेसिकली शहर वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, तो उनमें जो महिलाएं हैं उनको 1/3 का आरक्षण मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कब बना था? 1920 में बन गया था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सबके लिए। सार्व का मतलब समझ लो सब, है ना। तो सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? सबके लिए शिक्षा हो, यदि शिक्षा में किसी भी चीज का भेदभाव नहीं हो, है ना। तो जाति भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना और रंग तथा स्तर भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? ज्ञानार्जन का उद्देश्य है, यानी कि ज्ञान मिले सभी को। तो देखो बिना भेदभाव के सबको शिक्षा दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? सबको ज्ञान मिले, है ना। बौद्धिक और मानसिक विकास हो सबका और सबका नैतिक और चारित्रिक विकास हो, यानी कि यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता का कारण क्या है? ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है कि सबको शिक्षा दी जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, यानी कि सब साक्षर बने, सब बढ़िया लिटरेट बने, अब सब पढ़े लिखे बने, तो ये भी बहुत आवश्यक है ना। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक देश जो सबसे ज्यादा जिसमें लिटरेसी रेट होगा या सबसे ज्यादा वहां पे पढ़े लिखे लोग होंगे तो उसको विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि वो उल्टी सीधी चीजों में पढ़ेंगे ही नहीं लोग वहां के, है ना। लड़ाई दंगों में पढ़ेंगे ही नहीं, वो क्या करेंगे? अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, विकास करेंगे देश का, टेक्नोलॉजी में देश का नाम आगे ले जाएंगे, है ना, कंप्यूटर में देश का नाम आगे ले जाएंगे, हर चीज में देश का नाम आगे ले जाएंगे, है ना। तो साक्षरता के लिए जरूरी है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। जैसे आपको पता होगा आजकल का जो दैनिक जीवन है वो ऐसा है, बिना पढ़े लिखे, जो अगर बच्चा सोचो कोई आजकल का जो 18-20 साल का है और वो बिना पढ़ा लिखा हो, है ना, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, तो वो सोचो आज के जमाने में क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना।
तो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है, ताकि वो अपना जो जीवन है एटलीस्ट अगर वो जॉब भी नहीं करता है, अगर वो मार्केट भी गया है तो भी तो उसको सामान खरीद कर लाने, हिसाब लगाना है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी इवन पढ़ना बहुत जरूरी है और स्व शिक्षा के लिए आवश्यक है, यानी अपने एजुकेशन के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो है पहली वो कहां पर बनी है, हैदराबाद में बनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए, यह सिफारिश थी। ये जो सिफारिश थी वो किसकी थी? तो ये शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो 1904 में आया था वो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज क्या हो जाएगा, जहां पे ट्रेनिंग चलती हो बच्चों की। ठीक है, उसके बाद में है उससे रिलेटेड या उससे एफिलिएटेड एक अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए, यानी कि एक तो वो स्कूल है जहां पर ट्रेनिंग हो रही है और एक स्कूल वो हो कि हमने ट्रेनिंग तो कर ली जा करके, लेकिन हम उसका अभ्यास कहाँ पे करेंगे, है ना। तो अभ्यास के लिए भी एक अलग से एक स्कूल बनाया जाए और उसको जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसी से ही संबद्ध किया जाए, उसी से ही एफिलिएटेड किया जाए। ये सिफारिश शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 की थी। नेक्स्ट है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो हुई है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में 1881 में, सॉरी, है ना। तो 1881 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग प्राय कितने रूपों में करते थे? शिक्षा शब्द का रूप, ठीक, कितने रूपों में करते थे? ज्ञान के रूप में करते थे शिक्षा का, बिल्कुल करेक्ट बात है। पाठ्य चर्चा का एक विषय भी है शिक्षा, और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया भी है शिक्षा, है ना। तीनों चीजों के लिए जो शिक्षा शास्त्री है, जैसे जो शिक्षा है वो बेसिकली ज्ञान के लिए भी यूज करते हैं हम शिक्षा, है ना, कि अगर ज्ञान प्राप्त करें उसको भी शिक्षा बोलेंगे कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और पाठ्यचर्या का एक विषय भी है जो शिक्षा है वो, जैसे कि आपका जो विषय है वो क्या है? शिक्षा ही तो है, आप एजुकेशन से ही तो कर रहे हो, और भी बैचलर्स, है ना। तो एजुकेशन या फिर शिक्षा आपका विषय है। और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, यानी जब भी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेके आती है, हमें एक सज्जन व्यक्ति बनाती है बेसिकली, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना शिक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित करके केंद्र स्तर पर कब की गई थी, है ना, यानी जो MHRD है ये कब बना था? तो ये बना था 1986 में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य जो था वो क्या था, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? देखो, इसीलिए चलाया गया था, पहले प्राथमिक लेवल पे ही स्टार्ट किया गया था। और किस लिए स्टार्ट किया गया था? ये 1986 में स्टार्ट किया गया था इसको, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। और इसको स्टार्ट किस लिए किया गया था? ताकि हर कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा एटलीस्ट वो मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है उसको तो प्राप्त करे एटलीस्ट हर एक बच्चा, इसके लिए स्टार्ट हुआ था ये, है ना। तो आपको याद रखना है 86 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना, और तब ये प्राथमिक शिक्षा के लिए था। और फिर 92 में, जब 92 में जो 86 वाली शिक्षा नीति है उसका जब अमेंडमेंट हुए थे, उसमें संशोधन हुए थे, तो जो 1992 वाली एक शिक्षा नीति आई थी उसके अंदर इसको उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए भी इसको लागू कर दिया गया था, है ना। तो आपको सारी चीजें, है ना, जब भी कोई भी टॉपिक आए तो पीछे वाली चीजें भी उसकी रिकॉल कर लो, है ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट है। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना, दोनों चीजें सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखो क्या है, एनसीटी से संबंधित है, या कोठारी कमीशन से, या यूजीसी से, या नई शिक्षा नीति 1986 से। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए, है ना, ये प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए। फिर 1992 जो कि कौन सा ईयर है, जिसमें 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी इसमें अमेंडमेंट करके नई शिक्षा नीति बनी थी, है ना। तो जो 1992 है वहां पर ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी इसको लागू कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? प्राथमिक स्तर से है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ठीक है। यहाँ पर अगर उच्च प्राथमिक लगा हुआ होता तो हम ये भी करेक्ट कर देते, लेकिन प्राथमिक यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है
वो किसका था, यानी किससे संबंधित है, किसने दिया था, नई शिक्षा नीति 1986 ने दिया था, है ना। तो 86 में दिया, अब दिया तो 86 में, लेकिन इसको लागू कब किया, तो ऐसा तो होता नहीं है कि अभी हमने दे दिया कुछ भी और वो लागू कर दिया तुरंत, ऐसे नहीं होता ना। जो नई शिक्षा नीति है वो भी सोचो 2020 में आ गई थी, है ना। और लागू करने का समय अगर आप देखो तो 2022 में कॉलेज वॉलेजों में ही है, अब वो स्टार्ट होंगे ना उनको लगाना, है ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 साल बाद स्टार्ट हो गई थी, यानी 1987 से जो है ये शुरू। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक प्राथमिक ठीक है। तो लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था हो, शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता हो, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार करी गई थी। जैसे मैं बता रही थी आपको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट कब हुआ था, 1986 वाली जो शिक्षा नीति आई थी, यानी दूसरी शिक्षा नीति इसमें, ठीक है। तब ये केवल और केवल प्राथमिक के लिए था, है ना, प्राथमिक शिक्षा के लिए था। लेकिन जब 1992 में इसको संशोधन किया गया, 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी इसमें संशोधन हुआ 1992 में, और तब ये उच्च प्राथमिक के लिए भी इसको लागू कर दिया गया, है ना। तो ये यही पूछ रहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा, यानी इसमें संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें कितना था, 93 करोड़ था, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अभी कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना, थैंक यू। ठीक है, ये है ना, कभी कभी जैसे फोन से मैं कनेक्ट करती हूँ लैपटॉप को, तो फोन में अगर किसी का कॉल आता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो क्या बोलते हैं उसको, हॉटस्पॉट होता है वो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, 4-5 कॉल आ रहे थे अभी बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कितना बजट रखा गया था, तो ये हो जाएगा 89 करोड़, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए कितना बजट निर्धारित करा गया था, तो ये हो जाएगा 209 करोड़, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्री एस.एन. मुखर्जी ने माध्यमिक शिक्षा के कितने रूप बताए हैं, तो 3 रूप बताए हैं इन्होंने, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक निम्न माध्यमिक और एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो इन्होंने 3 रूप बताए हैं ये वाले। नेक्स्ट है मुक्त शिक्षा जो है उसकी विशेषता क्या है, यानी जो ओपन एजुकेशन है उसकी क्या विशेषता है, तो सभी स्तरों पर यह शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है, यानी आप किसी भी क्लास में हो, आप हर क्लास में उसको कर सकते हो। यह शिक्षा समय, आयु तथा क्षेत्र आदि की बाध्यता से मुक्त है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता है ना। आप एक बार नाम लिखा लो और एग्जाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपको समय की कुछ वो होगी, है ना, ना तो, और ओपन यूनिवर्सिटीज होती है ना, या ओपन स्कूल्स होते हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि उन लोगों की क्लासेस आती हैं ऑनलाइन, जैसे मूक, मूडल वूडल है ना, तो इन सब पे उनकी क्लासेस आती हैं, तो आप घर पे बैठकर आराम से क्लासें लो, है ना। तो आपको समय की बाध्यता नहीं है, जब आपको मन करे आप तब क्लास ले लो खोल के। ठीक है, अपना जो भी लैपटॉप है उसको खोल के, और आयु की कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी एज के हो, आप कभी भी पढ़ सकते हो, और क्षेत्र की भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आपको डेली स्कूल जाना नहीं है कि आपका क्षेत्र दूर पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है, उसकी भी कोई बाध्यता नहीं है ना। नेक्स्ट है यह शिक्षा उपस्थिति तथा समयबद्धता से मुक्त है, यानी जैसे मैं बोल रही थी जाने की जरूरत नहीं है, तो उपस्थिति आपकी जरूरी नहीं है इस शिक्षा के लिए, और समयबद्धता यानी कि आपको 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक स्कूल में रहना पड़ेगा, इस चीज की भी कोई बाध्यता नहीं है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंगीय असमानता में पाठ्यक्रम की जो भूमिका है वो क्या है। लिंगीय असमानता का मतलब क्या हो गया, जैसे जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें जो असमानता या भेदभाव किया जा रहा है वो। ठीक है, तो लिंगीय असमानता में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है, अगर लिंगीय असमानता हटानी है, यानी अगर लड़का और लड़की दोनों में जो भी भेदभाव हो रहे हैं अगर उनको हटाना है, तो उसमें पाठ्यक्रम क्या रोल प्ले करेगा या इसकी भूमिका क्या रहेगी। तो पाठ्यक्रम से हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके अंतर्गत लिंगीय भेदभाव दूर करने का उद्देश्य निहित है ना।
तो इस चीज से भी लोगों में फर्क आएगा थोड़ा बहुत कि नहीं करना चाहिए लिंगीय भेदभाव। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा बालक बालिकाओं में अंतः क्रिया होती है, यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उससे लड़के लड़कों दोनों को साथ लेके करवाई जा रही है, तो लड़के और लड़कियां जो हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, लाइव देख रहा हूं मैं, ओके जितेंद्र गुप्ता थैंक यू जी, ठीक है। तो अंतः क्रिया उनकी होगी और पाठ्यक्रम में लिंगीय समानता हेतु पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है ना, यानी कि वहां पे कुछ चैप्टर्स भी ऐसे मिलेंगे जहां पर कि हमें लाभ बताए जाएंगे कि जो लिंगीय समानता है उसको दूर करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे हमें, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें बढ़िया चीजें हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया था, ठीक, तो किस समिति ने दिया था, हर्टांग समिति ने दिया था। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। अपव्यय और अवरोधन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं अपव्यय या अवरोधन, या तो बच्चे ने नाम लिखवा लिया है स्कूल में पर वो स्कूल नहीं जा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, है ना, और या तो उसने स्कूल में नाम ही नहीं लिखवाया है ना, या तो वो बच्चा जो है वो बार बार फेल होता जा रहा है और एक ही उसमें पढ़ा हुआ है, यानी कि एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इन्हीं चीजों को हम अपव्यय और अवरोधन बोलते हैं। तो इसका विचार जो है वो किसने दिया था, हर्टांग समिति ने सबसे पहले। और इनको कैसे रोक सकते हैं, यानी इसको कैसे अपव्यय और अवरोधन से मुक्त बना सकते हैं शिक्षा को, वो भी, और उसके भी सिफारिशें हर्टांग समिति ने ही करी थी सबसे पहले। नेक्स्ट है हींग समिति ने किस सन में अपव्यय और अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया है, जो हींग समिति है उसने कब किया है, 1927 को, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा, है ना, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी, शिक्षा पूरी नहीं की, है ना, और किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं वेस्टेज, यानी कि अपव्यय जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है, यानी कि किस क्लास में बच्चे जो है वो ज्यादा अपव्यय और अवरोधन बनते हैं, तो कौन से वाले स्तर पर बनते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना जो है वो क्या कहलाता है, यानी कि एक समय से ज्यादा रुक रहा है, वो एक वर्ष से ज्यादा रुक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फेल हो रहा है बच्चा, है ना। और जब फेल हो रहा है तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे, उसने अपनी एक साल वेस्ट कर दी, ठीक है। तो ऐसे करके समझो, जो बच्चा है वो एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुक रहा है एक ही क्लास में, यानी कि फेल हो रहा है, यानी कि वो अपने जो साल है उनको वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेस्टेज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो अपव्यय है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अपव्यय और अवरोधन के जो कारण हैं वो क्या हैं, यानी कि बच्चे जो अपव्यय और अवरोधन कर रहे हैं उसके कारण क्या है तो उसके कारण क्या है, एक तो आर्थिक कारण हो सकता है, जैसे उनके घर में समझ लो देने के लिए पैसे नहीं है फीस के, है ना, तो बच्चा जो है वो घर ही रहेगा। सोचो स्कूल भी ऐसा है कि वहां पर फीस के लिए बार बार बोला जा रहा है बच्चे को, है ना, तो शर्म लगेगी उसको स्कूल जाने में, बेचारे बच्चे की क्या गलती है ना। तो ये आर्थिक कारण हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि बच्चा जो है उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसने स्कूल में नाम तो लिखा लिया कैसे भी, उसके मम्मी पापा ने नाम तो लिखा लिया कैसे भी, लेकिन उसको कमाने के लिए जाना पड़ रहा है ताकि घर में 2 रोटियां आए, है ना, तो अब वो 2 रोटी कमाने जाएगा कि वो स्कूल जाएगा, आप ही बताओ, है ना। तो एक ये कारण हो सकता है, तो आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, है ना, कि जो समाज वो दूसरे साल स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसको ये लगेगा मैं फेल हो गया फिर से तो मेरे को ऐसे ताने देंगे, है ना। और शैक्षिक कारण भी हो सकते हैं, जैसा मैं बता रही थी कि शिक्षा में अगर उसको किसी भी चीज की कमी आ रही है, सोचो टीचर बढ़िया नहीं है, टीचर का ही उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो क्यों जाएगा बेचारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय जो हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी आर्थिक कारण जो हैं वो कैसे दूर करे जा सकते हैं। 1 मिनट दो मेरे को बस, मैं अभी वापस आ रही हूँ 1 मिनट में बस, ठीक है। ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन के अंतर्गत
जो आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इनको दूर कर सकते हैं। तो निःशुल्क शिक्षा हो जाए तो बच्चों के पास, जिनके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, वो पढ़ सकेंगे, वो जा सकेंगे। और भोजन और वस्त्र इन सब की भी व्यवस्था हो सके तो बच्चे आ सकेंगे, है ना। और भोजन और वस्त्र इन सब की भी व्यवस्था हो सके तो बच्चे आ सकेंगे, है ना। छात्रवृत्ति की व्यवस्था, हेलो, थोड़ी देर में आप कॉल कर लीजिएगा प्लीज, आ सकेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के उपाय जो हैं वो क्या हैं, कैसे दूर किए जा सकते हैं। शिक्षा के प्रशासन में सुधार आ जाए तभी भी करे जा सकते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके और पाठ्यक्रम में सुधार करके, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्याओं में शारीरिक कारण जो है वो क्या हो सकते हैं। जैसे अपव्यय अवरोधन का मेन चीज है कि बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है, मेन चीज यही तो है। अब बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। बीमारी हो सकती है, बीमार है वो, दुर्बल है, या वो विकलांग है, ठीक है, और स्कूल दूर है, ठीक, तो तभी भी नहीं जा सकेगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारण से स्कूल छोड़ देते हैं उनको क्या बोलेंगे। देखो छोड़ दिया है इन्होंने, उसका मतलब क्या हो गया, आउट हो गए हैं स्कूल से, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे, ड्रॉप आउट बोलेंगे। अगर स्कूल में आ जाएंगे तो मतलब क्या होगा, इसका इन हो गए हैं स्कूल में, है ना, तो उसको हम ड्रॉप इन बोलेंगे, ठीक है, तो उनको ड्रॉप आउट बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया था। तो उन्होंने किस का सुझाव दिया था, जो बच्चे बेसिकली ये जो है ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं ये कौन से होते हैं, जो स्कूल छोड़ गए हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे हम दोबारा से ड्रॉप इन कर सकते हैं, यानी कि जो स्कूल है वहां पर कैसे दोबारा से ला सकते हैं, है ना। तो औपचारिक शिक्षा देके या अंशकालिक शिक्षा देके या निपचारिक शिक्षा देके, है ना। देखो अंशकालिक शिक्षा देके, जैसे सपोज करो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक तो आ सकते हैं स्कूल में, है ना। अब ऐसे सपोज करो 12 बजे उन्हें कहीं जाना होता है ना, और आपके स्कूल की छुट्टी होती है 1 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, आपके स्कूल की जो छुट्टी हो रही है वो हो रही है 1 बजे, है ना। बच्चे को तो 8 से 11 तक तो वो आ सकता है ना, और 1 बजे तक नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 12 बजे उसको कहीं जाना होता है, तो वो 1 बजे तक आपके स्कूल में नहीं रह सकता। तो आपने अगर उस बच्चे को 8 से 11 बजे तक ही आ जाओ, चलो तो, है ना, हम तुम्हारा ऐसा जुगाड़ कर देते हैं कि 8 से 11 बजे आ जाओ और वहीं पर ही तुम शिक्षा ले सकते हो उतने समय में ही, और तुम 11 बजे जा सकते हो वापस, ठीक है। अगर आपने उसको ये चीज प्रोवाइड करवा दी तो बच्चा स्कूल में आ जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अंशकालिक शिक्षा, यानी कि पार्ट टाइम एजुकेशन, ठीक। नेक्स्ट है संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है। तो एक नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी एक नीति निर्देशक तत्व ही है। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी, यानी अगर आज हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो कल भारत की क्या दशा होगी। ये विचार किसका है, तो ये विचार जवाहरलाल नेहरू का है ना। और बेसिकली ये करेक्ट भी है। देखो ये करेक्ट क्यों है कि यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, जैसे सपोज करो कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो 60% 70% बच्चे हैं, अगर वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये इवान इलिच ने लिखी है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्कूल इज डेड, यानी कि स्कूल जो है वो पापा हैं, ये वाली पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये इवान इलिच ने ही लिखी है ना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्कूल इज डेड, जैसे कि स्कूल जो, जैसे कि हमारे पापा हमें जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वैसे ही हमें स्कूल भी सिखाता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि स्कूल इज डेड, ठीक। नेक्स्ट है नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था। नामांकन को सार्वभौमिक बनाना, ये इसका क्या मतलब हुआ। देखो एक अभियान भी चला था, स्कूल चलो करके अभियान, है ना, वो भी अभियान इसीलिए ही चला था, नामांकन को सार्वभौमिक बनाने के लिए। नामांकन को सार्वभौमिक बनाना, इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं सबसे पहले वो अपना एडमिशन कराएं स्कूल में जाके, जितने भी बच्चे हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे बच्चे, है ना, सार्व मतलब सभी, है ना। तो सार्वभौमिक बनाने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले तो अपना नाम जाकर के लिखवाएं स्कूल में, सबसे पहला उद्देश्य तो यही ही है ना। तो नामांकन को सार्वभौमिक बनाना
ये किस शिक्षा का किस शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण है ना, यानी सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले सारे के सारे बच्चों का नाम लिखवाना पड़ेगा स्कूल में। नेक्स्ट है 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में, यानी 1950 और 1951 में कितने प्रतिशत था? जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे थे, तो 43% बच्चे थे जिनका नामांकन था, यानी जिन्होंने नाम लिखवाया था स्कूल में। यानी कि एक क्षेत्र में जहां 100 बच्चे हैं, वहां से केवल 43 बच्चे ही अपना नाम लिखवा रहे थे। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया था? तो बहु बिंदु प्रवेश। ठीक है, यानी कि कई तरीकों से आप स्कूल में नामांकन लिखवा सकते हो। नेक्स्ट है सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात जो है वो क्या था? यानी कि एक जो शिक्षक है वो कितने छात्रों पर रहेगा? तो एक शिक्षक 40 छात्रों पर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? दोषपूर्ण शिक्षा नीति करेक्ट है। जनसंख्या विस्फोट और अपव्यय अवरोधन सारी की सारी हैं कठिनाइयां, कि जो बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे सके, है ना। तो ये सारी की सारी उसके बीच में बाधाएं बनेंगी। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989 से 90 में कितनी थी? ठीक है, तो 9 to 9 लाख थी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989 से 90 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो छात्र तो थे 929 लाख। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं 929 लाख और 40,000, है ना, इतने बच्चे हो गए। अब ये पूछ रहे हैं इतने बच्चों पर शिक्षक कितने थे, है ना, क्योंकि सेम ईयर है ना, यहाँ पर भी 1989, यहाँ पर भी 1989 और 90। ठीक है, तो सेम ईयर में बच्चे तो इतने थे, उन इतने बच्चों के ऊपर शिक्षक कितने थे? तो शिक्षक जो थे वो थे टोटल 16,01,717। तो ये थे यहाँ पर इतने शिक्षक। ठीक, ZBC है हमारा BD 305 में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देना होगा। हाँ देखो, 2 पेपर हर किसी को देने होंगे, लेकिन अगर तुमने ZBC से किया है तो तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर रहेगा अभी कुमार, वो फर्स्ट पेपर रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जो सेकंड पेपर है वो रहेगा जूलॉजी और बॉटनी का। ठीक है, ये पेपर आपको देने होंगे। वैसे मैं सोचना फिजिक्स का मैं क्यों दूंगा, मैंने तो BSc में पढ़ा नहीं है ना, इंटर में तो पढ़ा था ना, और बहुत ईजी आएगा। ठीक है, तो आप यूं ही कर डालोगे इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987 और 88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर टोटल जो थे वो थे 10,14,162। खुले स्कूलों के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया, है ना। तो देखो, ओपन स्कूल का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, पर जब मन करता है तब घर पे बैठ के मजे से पढ़ो। जैसे भी आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो ना, उसी को ही समझो वही ओपन स्कूल है ना। तो ओपन स्कूल जो है वहां से किस प्रकार बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? अनौपचारिक शिक्षा से। अभी जो आप ले रहे हो वो भी तो अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे बेड पे बैठ के, लेट के, सो के, अब चेयर पे बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, तभी भी पढ़ रहे हो, है ना। तो ये क्या है? अनौपचारिक शिक्षा ही तो है। औपचारिक शिक्षा क्या है? जब आप स्कूल में जा रहे हो, क्लास में बैठे हो सारे बच्चों के साथ एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड पहन करके, और शिक्षक जब क्लास में आ रहा है तब आप शिक्षा प्राप्त करो, इसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और अभी ये जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं? अनौपचारिक शिक्षा। और ओपन स्कूल भी तो यही ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1992 और 1997 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा गया था? यानी जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं वो कितने हो जाए? 3.5 लाख हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया था? तो 9 राज्यों में चलाया गया था पहले, इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा एक नियोजित अभिकल्पना है जो नियमित रीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। किसने बोला है ये? तो ये बोला था बॉर्डर डेटम ने। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा जो है इसकी विशेषताएं क्या है, यानी किस लिए बढ़िया है ये?
ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता केंद्रित है, यानी जिस चीज की आपको आवश्यकता है आप वो ही पढ़ोगे। अब देखो जैसे मैं बता रही थी, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अनौपचारिक शिक्षा है ना, तो आपको जिस चीज की जरूरत है आप यूट्यूब पर वही चीज पढ़ोगे। जबकि अगर आप स्कूल जाओगे तो आपको जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, आप सोचते हो ये टॉपिक मैं छोड़ूंगा, अगर क्लास में आकर के टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसको मना थोड़ी कर पाओगे, है ना। तो औपचारिक शिक्षा में आप मना नहीं कर पाओगे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आपका जो मन करता है, आपको लगता है कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, आप वही ही पढ़ोगे, ठीक। तो ये चीज करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट है, यह स्वतः सीखने पर बल देता है, ये चीज भी करेक्ट है, यानी इसके लिए कोई आपको बाउंड नहीं करेगा, इसके लिए कोई आपको बोलेगा नहीं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। आपको अगर लगता है कि हाँ आपको ये पढ़ना है तभी आप पढ़ोगे। यूट्यूब पे भी आप ऐसे करते हो, आपको जो लगता है कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है और इस वाले टीचर से पढ़ना है, तो आप वो ही सेलेक्ट करोगे, है ना। ऐसे कोई वो नहीं करेगा स्कूल की तरह कि यही टीचर है, पढ़ना है तो इसी से पढ़ो और कोई टीचर नहीं आएगा आपको पढ़ाने, ऐसे नहीं है ना, है ना। यूट्यूब पे तो आपको जिस पे मन करेगा आप उस पे पढ़ोगे, ठीक। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया है? किसके अनुसार माना गया है? शिक्षा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा यूईई, यूईई का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ वो बता देती हूँ मैं। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब हुआ सार्वभौमिक करना, ठीक है। और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हुआ प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ये है मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या नहीं था? तो देखो यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा, है ना। तो सार्वभौमिक पहुंच का मतलब क्या हुआ कि सब तक पहुंच बनाई जा सके, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। सार्वभौमिक नामांकन का मतलब क्या हुआ कि सबका नामांकन हो सके स्कूल में, यानी सबका एडमिशन एटलीस्ट हो सके स्कूल में, तो ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रतिधारण। तो प्रतिधारण का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में रह सके हर बच्चा, है ना। यानी अगर स्कूल में भेदभाव नहीं होगा बच्चे के साथ, है ना, तो बच्चा आराम से रहेगा स्कूल में, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सार्वभौमिक प्रतिधारण का मतलब क्या हुआ कि एडमिशन तो उसका हो गया है, पर ऐसा नहीं हो किसी भी वजह से बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है तो उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है या उसकी रैगिंग हो रही है या फिर कोई और कारण है ना, उसके वजह से बच्चा जाना नहीं चाहिए स्कूल से। अगर उसका नामांकन नहीं हो गया तो स्कूल में रहना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक प्रतिधारण। ये तीनों के तीनों लक्ष्य थे, है ना। तीनों के तीनों लक्ष्य आपको समझ आ गया होगा अगर आपने इन सबका मीनिंग समझ लिया तो, है ना। सार्वभौमिक प्रयास जो है ये नहीं था इसका लक्ष्य, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरक्त और भारत ने किस वर्ष में एसएसए की शुरुआत करी थी? एसएसए जो होता है ये क्या होता है? एसएसए मुझे याद तो है, रुको एक मिनट में बता रही हूँ इसका मीनिंग, है ना, क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ है। एसएसए, एक मिनट याद करती हूँ मैं, ठीक। एसएसए हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो एसएसए का मतलब क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब भी यही होता है कि सबके लिए शिक्षा, है ना। तो ये वाला आया है खांसी, एक मिनट रुकिए बस, ठीक है। देखो जो एसएसए है इसकी शुरुआत कब हुई है? 2001 और 2002 जो है इसके बीच में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक। और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने इसको स्टार्ट करा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, ठीक। तो नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ है? देखो ये सर्व शिक्षा अभियान है एसएसए, ठीक है। और ये है सर्व शिक्षा अधिनियम। तो जो सर्व शिक्षा अधिनियम है यानी जो यूनिवर्सल एजुकेशन एक्ट है, ये एक्ट है, ये याद रखिएगा, एसएसए नहीं है ये सर्व शिक्षा अभियान है। ये तो 2001 और 2002 के बीच में ही शुरू हो गया था। ये है सर्व शिक्षा अधिनियम, ये अलग है। तो सर्व शिक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ है? 2010 में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? सर्व शिक्षा अभियान का ही है ना।
सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबके लिए शिक्षा, और शिक्षा गारंटी मतलब सबके लिए शिक्षा की गारंटी। तो ये किसका ही एक महत्वपूर्ण घटक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई है ना? तो आपको ये पता होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये मोदी जी ने शुरू करी है ना? तो आपको इतना आइडिया होगा कि 2013-14 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, 14 में आई है शायद, है ना, या 13 में आई है, इतना मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, शायद 14 में आई है ना? तो उसके बाद में ही स्टार्ट हुआ होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑब्वियसली, है ना? तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2015 पे कर देना है टिक, है ना, क्योंकि ये बाकी सारे के सारे ईयर देखेंगे हम तो स्टार्टिंग के हैं, है ना? तो मोदी जी से पहले के हैं, तो मोदी जी ने स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली कब करा होगा, 2014 के बाद में ही करा होगा। ठीक, नेक्स्ट है कलकत्ता रेडियो केंद्र किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1937 में स्टार्ट हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण की जो जिम्मेदारी है वो जिला स्तर पर किसको दी गई है ना? तो जिला स्तर पर किसको दी गई है? डाइट को। देखो डी का मतलब ही होता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपको पता होगा जिला होता है ना? तो जिला स्तर पर जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा यानी जो टीचरों की ट्रेनिंग करवाएगा वो कौन करवाएगा? डाइट करवाता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ऐसे करके होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितने करोड़ थी? यानी अनुसूचित जातियां जो है वो कितने करोड़ थी? 13.8 करोड़ थी। और 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति कितनी थी? 6.77 करोड़। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर कितनी थी? यानी कि कितने पढ़े हुए लोग थे वहां पर? तो 21.38% थे जो पढ़े लिखे थे। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? 16.04% पढ़े लिखे लोग थे। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण जो है वो क्या थे? किस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे थे? तो खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी, उनके पैसे नहीं थे घर में, माता पिता की निरक्षरता यानी कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, और रूढ़िवादिता यानी कंजर्वेटिव थे लोग, इसलिए तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीपीईपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएलएल की फुल फॉर्म क्या है? तो एमएलएल जो है उसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम लर्निंग लेवल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा। मिनिमम लर्निंग लेवल का मतलब क्या है कि वो मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम कितना है उनका लर्निंग लेवल या अधिगम लेवल। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा को नीति गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? तो किस योजना का था ये? किस योजना का था? एमएलएल का ही था, है ना, यानी मिनिमम लर्निंग लेवल का ही था। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएलएल योजना के उद्देश्य जो है वो क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन और शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुस्थापन और यूनिट परीक्षण तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री जो है उनको तैयार करना। ठीक है, टीचरों से रिलेटेड जितने भी इवैल्यूएशन जितने भी मूल्यांकन है सारे के सारे थे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण है। व्यवसायीकरण का मतलब क्या हुआ? देश जो है उसमें अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो उस शिक्षा से हमें रोजगार मिले, है ना, ये हुआ शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो इसके कारण क्या है? देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित करना, यानी जो भी हमारे बेसिकली वो है हमारे जो भी उद्योग है उनको हम सुरक्षित रख सके, है ना, यानी उनको चला सके सदियों तक। और नेक्स्ट है स्वरोजगार की शक्ति का विकास करना, यानी कि हमारे पास पावर हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, हमें कहीं दूसरे देश नहीं जाना पड़े पैसे कमाने के लिए, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसायीकरण की धीमी गति के कारण क्या है? यानी व्यवसायीकरण अगर धीरे हो रहा है देश में तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? व्यावसायिक शिक्षा की उपलब्धियों को उचित स्थान न देना, है ना। यानी कि अगर सोचो अभी तो करिकुलम बहुत ज्यादा वो बन गया है, अच्छा बन गया है, आपने भी देखा होगा वोकेशनल, अगर आप देखोगे तो बीए हो चाहे इवन बीकॉम हो बीएससी हो कुछ भी हो आप उनमें वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, है ना। तो अभी तो कितना ज्यादा हो गया है व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है। पुराने टाइम में उतना ज्यादा उपलब्धि नहीं थी हमारे पास, इवन बीए करके कहाँ ही जॉब लगती थी, है ना, सरकारी नौकरी लगती थी, कंपनियों में कहाँ ही ऑप्शंस होते थे कि हम वहां जाकर के नौकरी कर सकें। पर अभी वाले जो बच्चे हैं ये जब कर लेंगे, बीए कर ले चाहे बीएससी कर ले, है ना, चाहे बीकॉम कर ले, इवन बीएससी करके तो उनकी बहुत फास्ट जॉब लगने वाली है, ठीक है, जो भी बीएससी कर रहे हैं। पर वोकेशनल कोर्सेज में, है ना, अगर वोकेशनल कोर्सेज में बीएससी कर रहे हैं तो इनके आराम से जॉब्स लगेंगे कंपनी में, आराम से 25-30 हजार रुपए का जॉब पा सकेंगे ये अगर वोकेशनल सब्जेक्ट से करेंगे बीएससी तो, है ना। बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं बीएससी के अंदर। तो नेक्स्ट है समाज की व्यावसायिकता के प्रति उदासीनता
ठीक है, यानी कि जो समाज है वो व्यवसाय में नहीं घुसना चाह रहा है। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे इंडिया के, अगर वो चाहे कि हमें जॉब मिल जाए, हमें बिजनेस नहीं करना है ना, अगर ये सोचेंगे तो फिर अगर बिजनेस ही नहीं करेगा कोई तो फिर जॉब कहां से आएंगे, है ना। जॉब तो बिजनेस से ही आते हैं ना। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो कम से कम उसको 100 एम्प्लॉय चाहिए अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा है तो, है ना। और अगर उसने सोचा वो ये सोचे कि मुझे व्यवसाय करना ही नहीं, मुझे खुद नौकरी करनी है, तो 100 लोगों की नौकरी खा गया वो और एक अपना और ऑप्शन बढ़ा दिया उसने, है ना, क्योंकि उसको भी नौकरी चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, यानी ये चीजें नहीं है हमारे पास। पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, हमारा सिलेबस बढ़िया नहीं है, प्रयोगशाला हमारे पास अच्छी नहीं है, यानी लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, हमारे पास लैब्स अच्छे नहीं है, और या फिर हमारे पास शिक्षक अच्छे नहीं है ना। ये भी कारण हो सकता है व्यवसायीकरण की धीमी गति का, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय क्या है, यानी हम कैसे व्यवसायिक शिक्षा को और बढ़िया कर सकते हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का विस्तार होना चाहिए, जैसे कि अभी ऐड कर दिए हैं बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज। व्यवसायिक शिक्षा से छात्रों में स्वरोजगार की दक्षता को विकसित करना है कि वो अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें अपना, ये उनके अंदर विकसित कर दो चीज, है ना। तो सात दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास जो है वो किसने किया था, कोठारी आयोग ने किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने सुझाव दिया, कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कक्षा 10 जब भी कर ली है बच्चों ने, तो अगर 100 बच्चे आपके स्कूल में हैं तो उनमें से कम 50 बच्चों को आपको व्यवसायिक शिक्षा देनी है। ये किसने बोला था, कोठारी आयोग ने ही बोला था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोठारी आयोग ने ना शिक्षा के व्यवसायीकरण के ऊपर बहुत सारी बातें बोली हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए नेक्स्ट है केंद्र सरकार प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण नामक कार्यक्रम जो है वो किस सन में आया था, तो 1988 में आया था, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया था, 9वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी उसके तहत, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईसीडीएस जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। व्यवसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां पे भी आए, है ना, तो समझ लो एनईपी की बात हो रही है ना। नेक्स्ट किसने सुझाव दिया, व्यवसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए, किसने बोला था, ये एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई ड्यूको जो है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ई ड्यूको को टू टेक आउट फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अंदर से बाहर निकालना। ठीक, ई ड्यूको जो है ये बेसिकली एजुकेशन जो है उसका ही वो है ना। एजुकेशन जो है वो एड्यूसेयर, एड्यूकेटम और एड्यूकेयर, ये 3 वर्ड तो आपको याद रखने ही है, और वहां पे ई ड्यूको और ऐड कर लेना, क्योंकि एजुकेशन ई प्लस ड्यूको से भी बनी है ना। और ई प्लस ड्यूको जो है इसका मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेनी है। आत्मा अभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन 2 रूप हैं शिक्षा के। ठीक है, शिक्षा के कैसे 2 रूप है, वैयक्तिक रूप है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छी बनाता है परंतु मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं, किसने बोला है, ये प्रकृतिवादियों ने बोला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति जो है, ये सभ्यता और संस्कृति जो है, देखो सभ्यता और संस्कृति दोनों ही चीज ऐसे नहीं है कि हमारे पास कल परसों से आई है या 10, 12, 20, 25 साल से आई है, ऐसा तो नहीं है। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, है ना, तो आर्यंस जो थे वहां से मानते हैं सनातन संस्कृति को, है ना। आर्यन से भी वैसे पहले से, पर जो हमें लिखित लिटरेचर मिलते हैं वो तो आर्यंस के ही मिलते हैं। तो आर्यन सोचोगे अब वेदों का जो टाइम था वहां की बात हो रही है ना। तो सभ्यता और संस्कृति जो है ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आ जाती है, ऐसा नहीं होता, युगों युगों तक तब जाके डेवलप होती है कोई भी संस्कृति, है ना। अगर इस्लामिक संस्कृति की भी बात करें, है ना, तो वो भी 1400 साल पहले से आई हुई है ना, तो वो भी युगों का संचय हम मान सकते हैं। तो कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति हो, वो ऐसा नहीं है कि हमें डेली डेली हम हमारी संस्कृति ये हो गई, हमारी संस्कृति ये हो गई, ऐसा नहीं है। अगर जिसकी भी संस्कृति है वो युगों युगों से वो संचय हो रहा है उसका, है ना, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तब जाके आज वो संस्कृति बनी है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति जो है प्रतिदिन की उपलब्धि है, बिल्कुल नहीं, है ना, और कभी भी अर्जित की जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, युगों युगों का संचय है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवकाश का तात्पर्य ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक शक्तियों के वशीभूत होकर किसी कार्य को ना करे, है ना। यानी अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी करे वो बेसिकली। ये किसने बोला है, रंगनाथन ने बोला है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, कौन सा सत्य कथन है। तो अवकाश हेतु शिक्षा का उद्देश्य बालकों को रचनात्मक कार्य के लिए तैयार करना है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट है अवकाश काल के लिए शिक्षा बालकों का संवेगात्मक तथा कलात्मक विकास करती है। शिक्षा की जीविकोपार्जन तथा उद्देश्य तो व्यक्ति को केवल पेट भरने की शिक्षा देता है, उसके अवकाश का सदुपयोग करना नहीं सिखाता है। सारी चीजें सही हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी असत्य कथन जो है वो कौन सा होगा। तो अवकाश हेतु शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल पेट भरने की शिक्षा देता है, नहीं, है ना, यही ही असत्य कथन है। नेक्स्ट आत्म प्रदर्शन व्यक्ति की स्वाभाविक भावना होती है, ये तो करेक्ट बात है ना। आत्म प्रदर्शन यानी अगर वो अपनी आत्मा की फीलिंग बता रहा है, अपनी आत्मा को निकाल करके आपके सामने रख दे रहा है, तो वो उसकी स्वाभाविक भावना होती है, यानी वो उसका सही फीलिंग है ना। तो करेक्ट है। अवकाश का अर्थ है फुर्सत का समय, ये भी चीज सही है हमारी। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो लेख 23 से 24, सी ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक।